गीता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पृथ्वी की गतियाँ। कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है घूर्णन गति और दूसरी होती है परिक्रमण गति। पिछली वाली क्लास में हमने घूर्णन गति के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे परिक्रमण गति के बारे में। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं कि पृथ्वी की दो गतियां हैं। कल हमने पढ़ा था परिक्रमण और घूर्णन गति, आज पढ़ेंगे हम परिक्रमण गति के बारे में कि पृथ्वी की परिक्रमण गति। परिक्रमण गति कल हमने पढ़ा था कि पृथ्वी दो प्रकार से गति कर रही है। एक तो पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है, उसे कहते हैं हम घूर्णन गति, और उसी के कारण क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ जो पृथ्वी है वो सूर्य की चारों ओर भी क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है दीर्घ वृत्ताकार में। तो इसके कारण क्या बनते हैं, ऋतुओं में परिवर्तन आता है। जो मौसम बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं, सूर्य के परिक्रमण गति के कारण। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो अपना ये एक चक्कर कितने समय में क्या करती है, पूरा करती है। तो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है और जो पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है वो कितने दिन में करती है, ये करती है 365 दिन। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 9 सेकंड। इतने टाइम में जो पृथ्वी है वो क्या है, वो सूर्य का अपना एक चक्कर पूरा करती है। अगर हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी लगभग एक साल में क्या करती है, अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसीलिए पृथ्वी की इस परिक्रमण गति को क्या कहते हैं, इसी परिक्रमण गति को क्या बोला जाता है, वार्षिक गति बोला जाता है। परिक्रमण गति को हम क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। हमारा जो एक वर्ष होता है वो 365 दिन का होता है। 365 दिन का क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसी से ऋतुएं बनती हैं, ऋतुओं में परिवर्तन आता है और 365 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसीलिए हमारा जो वर्ष है उसकी अवधि कितनी होती है, 365 दिन की होती है। अब बात आती है कि 365 दिन का क्या हो गया, हमारा 365 दिन का हमारा एक वर्ष हो गया। तो ये 5 घंटे 48 मिनट 9 सेकंड, लगभग बात करें हम 6 घंटे। ये एक्स्ट्रा 6 घंटे का क्या होता है, तो जो एक्स्ट्रा 6 घंटे होते हैं, एक साल में अलग से कितने घंटे बचते हैं, 6 घंटे बचते हैं। और 4 साल में 6 घंटे कितने हो जाते हैं, 24 घंटे बन जाते हैं। और कल हमने पढ़ा था कि 24 घंटे का क्या होता है, हमारा एक दिन होता है 24 घंटे का। तो एक दिन बढ़ जाता है हर 4 साल में। तो इसीलिए हर 4 साल के बाद जो हमारी फरवरी है वो कितने दिन की होती है, फरवरी हमारी 28 की ना होकर कितनी होती है, फरवरी होती है हमारी 29 दिन की। क्यों होती है, क्योंकि जो ये एक दिन बढ़ता है ये कौन से महीने में ऐड होता है, कि ये होता है फरवरी के महीने में। इसी कारण फरवरी हर 4 साल के बाद कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है। और इसे ही हम कहते हैं क्या, लीप वर्ष। क्या बोलते हैं इसे, लीप वर्ष। तो इस वर्ष में, लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं, क्योंकि 365 दिन का हमारा नॉर्मल ईयर होता है, यानी कि सामान्य वर्ष हमारा 365 दिन का होता है। एक दिन बढ़ जाने के कारण कितना हो जाता है, 366, और इसे हम कहते हैं क्या, लीप वर्ष। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से कि पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है, या पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर, अपना एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 9 सेकंड। हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी क्या है, अपना एक चक्कर क्या कर रही है, पूरा कर रही है। अब बात आती है कि पृथ्वी किस स्थिति में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस आकार में लगाती है, तो वो लगाती है दीर्घ वृत्ताकार में। किसमें लगाती है, दीर्घ वृत्ताकार।
दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पृथ्वी क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। इसी को दूसरा बोला जाता है अंडाकार स्थिति में, अंडाकार। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी बिल्कुल ऐसे वृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रही है। पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर कैसे लगा रही है, ऐसे दीर्घ वृत्ताकार स्थिति में चक्कर लगा रही है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि एक बार तो एक पॉइंट ऐसा आता है जो पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा क्या होती है, नजदीक होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के सबसे ज्यादा क्या होती है, दूरी पर होती है। कैसे कि मान लो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ऐसे दीर्घ वृत्ताकार में क्या लगा रही है, दीर्घ वृत्ताकार में ऐसे चक्कर लगा रही है। तो सूर्य कहाँ है, मान लो सूर्य यहाँ पर है, ये कहाँ है सूर्य। तो एक वाला पॉइंट तो एक समय तो ऐसा आएगा जब पृथ्वी कहाँ होगी, अपने इस वाले क्या, इस वाले पॉइंट पर पृथ्वी होगी, इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब पृथ्वी कहाँ होगी, यहाँ पर होगी। तो ये जो स्थिति बनेगी, ये पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होगी। और एक टाइम ऐसा आएगा जब पृथ्वी क्या है, सूर्य के सबसे ज्यादा पास में होगी। तो इन स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इन स्थिति को हम बोलते हैं अपसौर और उपसौर की स्थिति। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोलते हैं हम अपसौर। क्या बोलते हैं, अपसौर। और ये अपसौर की स्थिति कब बनती है, अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को। ये डेट आपको याद रखनी है। क्वेश्चंस कई तरीके से रिपीट होता है। एक पूछता है कि अपसौर की स्थिति कब बनती है, जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तब किसकी स्थिति बनती है, तब बनती है अपसौर की। या फिर पूछेगा जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपसौर। या पूछेगा अपसौर की स्थिति कब होती है, तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई को होती है। अब बात आती है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो कितनी दूरी पर होती है, तो ये होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर। 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है सूर्य की और पृथ्वी के बीच में। तो ये अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई को। अब बात आती है कि जब पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक होती है तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। और ये बनती है स्थिति कब, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को ये स्थिति बनती है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पर होती है तो दूरी कितनी होती है, ये होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 करोड़ किलोमीटर क्या है, पृथ्वी सूर्य से, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है जब पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक नजदीक पर होती है। अब बात आती है कि मान लो बहुत से ऐसे सोचते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो कम पड़ रहा है तो इधर ठंड होगी और इधर क्या होगी, गर्मी होगी। जबकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो सर्दी होती है, जो पृथ्वी जिस हिस्सा में, जो पृथ्वी का भाग सूर्य के सामने होगा उसी पर क्या होगी, गर्मी होगी। जो सूर्य से विपरीत होगा उस पर क्या होगी, ठंड होगी। तो इसलिए जो सूर्य से सबसे कम दूरी पर होती है तो वो स्थिति कौन सी बनती है, उपसौर। और जब दूर होती है तो अपसौर बनती है। अपसौर 4 जुलाई को होती है और उपसौर कैसे होती है, वो 3 जनवरी को होती है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन से कई बार रिपीट होते हैं कि अपसौर और उपसौर की स्थिति कब बनती है। तो उपसौर और अपसौर की स्थिति बनती है 4 जुलाई और 3 जनवरी को। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे कि ऋतुएं कैसे बनती हैं और हमारी ऋतुओं में परिवर्तन कैसे आता है। देखो, ऋतुओं में परिवर्तन आता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे है, कुछ इस तरह है, गोलाकार। ठीक है, ये गोलाकार है, सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटती है एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा या फिर इसे बोला जाता है भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा का मतलब होता है भू माने भूमि और मध्य माने बीच, जो धरती के यानी भूमि के बीच में से खींची गई है वो क्या है, भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब यहाँ सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पूर्व से पश्चिम कहें या पश्चिम से पूर्व कहें, इन जो रेखाएं खींची जाती हैं इन्हें बोलते हैं हम अक्षांश। तो ये हो गया 0 डिग्री। इससे ऊपर जाते हैं तो 90 डिग्री अक्षांश ऊपर होते हैं, 90 ही क्या होते हैं, नीचे होते हैं। तो पृथ्वी क्या क्या है, ये विषुवत रेखा है। इससे अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाएं, 23.5 डिग्री, यहाँ पर क्या होगी, 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ होगी ये आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है, ये होगी कर्क रेखा। अगर 23.5 डिग्री नीचे की तरफ जाते हैं तो कौन सी रेखा होगी, ये होगी आपकी मकर रेखा। ठीक है। भूमध्य रेखा ने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, तो ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं, इस वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और इस वाले भाग को, नीचे वाले को कहते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध। ये हमारा होता है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा होता है साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। अब हमारी ऋतुओं में परिवर्तन आता कैसे है, देखो जब हमारी पृथ्वी सूर्य की चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगाती है, तो 4 जो स्थिति होती है, 4 जो स्थिति होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती है 21 मार्च, 21 मार्च, 23 सितंबर। इन दोनों तारीखों क्या होता है, दिन और रात क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं। एक होता है फिर 21 जून। 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। फिर एक आता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर, सबसे बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में। तो आइए देखते हैं कि कैसे होता है। कि मान लो क्या है, ये है सूर्य, कौन है, ये है सूर्य। ठीक है। और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है ऐसे। फिर एक टाइम यहाँ आएगी, फिर ऐसे आएगी, और फिर एक बार यहाँ आएगी। तो पृथ्वी क्या है, सूर्य की चारों ओर चक्कर लगा रही है। हमने अभी पढ़ा, ये होती है भूमध्य रेखा, ये 23.5 डिग्री उत्तर होती है कर्क रेखा, ये होती है मकर रेखा। ऐसे ही होती है यहाँ पर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। यहाँ पर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ पे मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा। ऐसे ही क्या है, पृथ्वी क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है। तो स्थिति आती है, यहाँ देखो सबसे पहले मैंने बताया था, मान लो 21 मार्च, 21 मार्च को क्या है, पृथ्वी कहाँ पर है, यहाँ है। तो 21 मार्च का जो दिन होता है, तो 21 मार्च पर जो ये सूर्य की किरणें हैं, ये क्या है, इस भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर क्या पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर जब ये लंबवत पड़ती हैं 21 मार्च को, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो इसका अर्थ होता है जो ये ऊपर वाला भाग है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला है जो दक्षिणी गोलार्ध, इन दोनों में क्या होता है, दिन और रात की अवधि क्या होती है, समान होती है। क्योंकि जो दोनों हमारे ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर सूर्य एक ही समय में क्या होता है, उगता है, दिखाई देता है। तो सूर्य की किरणें 21 मार्च को किस पर सीधी पड़ती हैं, ये पड़ती हैं इस वाली भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जब सीधी पड़ती हैं तो दिन और रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। और इसे बोला जाता है वसंत विषुव। क्या बोलते हैं इस स्थिति को, वसंत विषुव।
विषुव का अर्थ क्या होता है? विषुव का अर्थ होता है सम, दिन रात का समान होना। दिन रात के समान होने को क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। इसीलिए इस रेखा का नाम क्या पड़ा? विषुवत रेखा पड़ा, क्योंकि जब सूर्य की किरणें इस रेखा पर लंबवत होती हैं तो दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। अब 21 मार्च के बाद धीरे धीरे जब पृथ्वी, इसमें क्या होता है, यहाँ से जो हमारे सूर्य हैं 21 मार्च के बाद क्या हो जाते हैं? उत्तरायण होने शुरू हो जाते हैं। उत्तरायण का मतलब है ऊपर के उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं, कि सूर्य कैसा होता है? उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, और यही से बोलते हैं ग्रीष्म अयनांत। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत, क्योंकि सूरज क्या है ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या होगा? बढ़ने लगेगा। फिर 21 मार्च के बाद जब टाइम आ जाता है, फिर यहाँ पर कितना? 21 जून का, 21 जून। अब 21 जून को क्या हो रहा है कि जो ये सूर्य की किरणें हैं ये वाली, ये किस पर लंबवत जा रही हैं? सूर्य की किरणें जो लंबवत पड़ रही हैं, ये पड़ रही हैं इस वाली कर्क रेखा पर। कहाँ पड़ रही हैं? कर्क रेखा पर लंबवत पड़ रही है। और कर्क रेखा हमारी कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। मैंने बताया था पृथ्वी दो भागों में, भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, तो ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध है, और ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। तो 21 जून को कर्क रेखा पर क्या पड़ती हैं? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे छोटा दिन होता है। तो यहाँ पर रातें छोटी हो जाती हैं और दिन क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और यहाँ पर क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु आती है, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो क्या पड़ रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में तो क्या है? वो लंबवत है, और तिरछी कहाँ पर पड़ रही है? वो दक्षिणी गोलार्ध में। फिर इसके बाद 21 जून के बाद फिर पृथ्वी आ जाती है, तो ये टाइम आता है कितना? 23 सितंबर का। 23 सितंबर का एक दिन आता है। फिर से क्या है? जो ये सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं ये किस पर? ये इस वाली भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर क्या हो जाती हैं? फिर से ये लंबवत पड़ती हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। और फिर से क्या होता है? दिन और रात की अवधि क्या हो जाती है? समान हो जाती है। क्या होती है? दिन और रात की अवधि क्या होती है? समान हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो ये सूर्य है, जो सूर्य है 21 मार्च के बाद उत्तरायण होना शुरू हुआ था, उत्तरी गोलार्ध की तरफ बढ़ रहा था। 23 सितंबर के बाद जो सूर्य है वो कहाँ आ जाता है? वो दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? दक्षिणायन, दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, कि नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और फिर दिन आता है 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर का जिन दिन आता है, तो जो सूर्य है, सूर्य की ये वाली किरणें जो हमारी मकर रेखा है, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा है, इस पर क्या पड़ती है? लंबवत पड़नी शुरू हो जाती हैं। लंबवत पड़ती हैं कहाँ पर? मकर रेखा पर। इसीलिए क्या होता है कि दिसंबर में क्या होता है? यहाँ पर गर्मी होती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे छोटी क्या होती है? रात होती है। और वहीं उल्टा होता है उत्तरी गोलार्ध में, कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है कि दिन तो छोटा हो जाता है, रातें क्या हो जाती हैं? बड़ी हो जाती हैं। जैसे हम समझते हैं कि जो हमारा भारत है वो कहाँ पर है? वो उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में होने के कारण हमारे यहाँ पर क्या होता है? 22 दिसंबर को बहुत ज्यादा ठंड होती है, क्योंकि सूर्य 23 सितंबर के बाद दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर ठंड होती है। तो 22 दिसंबर को क्या होती है? ठंड के मौसम में क्या होती है? रातें बड़ी होती हैं और दिन क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो इसी पृथ्वी के इसी चक्र के कारण क्या बनता है? ऋतुओं में परिवर्तन आता है। और क्या बनते हैं? ऋतु, मौसम इसी के कारण बनते हैं, परिक्रमण गति के कारण। तो आप समझ में आ गया होगा आपकी कि सर्दी और ऋतु का, गर्मी और सर्दी का आगमन कैसे होता है। फिर से पृथ्वी कहाँ आती है? 21 मार्च को फिर से सूर्य की किरणें क्या हो जाती है? भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इसे बोला जाता है वसंत विषुव। जब ये 23 सितंबर होता है तो इसे बोला जाता है शरद विषुव, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की शुरुआत हो जाती है सितंबर के बाद। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऋतुओं में परिवर्तन कैसे आता है। ठीक है, अब एक सवाल और उठता है यहाँ पर कि हम कहते हैं कि 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है कहाँ पर? ध्रुवों पर। यहाँ की यदि नॉर्थ पोल है और नीचे की तरफ हमारा कहाँ क्या है? साउथ पोल है। तो हम देखते हैं कि ऐसा आखिर में क्यों होता है कि जो ध्रुव है उन पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन कैसे होता है। तो आइए उसे समझते हैं कैसे होता है।
कि मान लो ये क्या है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और इसके बीच में से क्या है, हमारी ये भूमध्य रेखा है, यहाँ 23.5 डिग्री मकर रेखा है, वो सॉरी कर्क रेखा है ये, और ये हमारी 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है, मकर रेखा है, और ये हमारी कौन सी है, विषुवत रेखा बोले या फिर हम बोले इसे भूमध्य रेखा। ठीक है, यहाँ पर 66.5 डिग्री पर हमारा क्या होता है, अंटार्कटिका वृत्त होता है। 66.5 डिग्री पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अंटार्कटिका होता है, यहाँ पर आर्कटिक वृत्त होता है, और यहाँ पर हमारा साउथ पोल है, यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो आखिर में ऐसा क्यों होता है कि दक्षिणी ध्रुव पर यानी कि ध्रुवों पर 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात होती है। देखो हमने अभी पढ़ा है कि ये हमारी मध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, तो 21 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दो डेट ऐसी होती हैं जो विषुवत रेखा पर क्या होता है, सूर्य जो होता है वो लंबवत चमकता है। तो 21 मार्च के बाद सूर्य क्या है, उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। उत्तरायण का मतलब है जो सूर्य की किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। जब 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होता है तो उसकी किरणें क्या है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में क्या होंगी, लंबवत होंगी। ठीक है, तो जो ये दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, इसमें सूर्य की किरणें कैसी आएंगी, यहाँ पर तो आएंगी बिल्कुल सीधी, और यहाँ पर कुछ ऐसी टेढ़ी है, तिरछी आएंगी। तो तिरछी जो सूर्य की किरणें आती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, तो वो ये 66.5 डिग्री जो अंटार्कटिक वृत्त है इसी तक आती हैं। जो ये साउथ पोल है यहाँ तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। जब यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं तो यहाँ पर क्या होती है, रात होती है, और 21 मार्च के बाद सूरज क्या है, उत्तरायण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और फिर 23 सितंबर का जब दिन आता है तो 23 सितंबर के बाद क्या होता है, 23 सितंबर के बाद फिर से सूर्य क्या है, दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। सूर्य दक्षिण की तरफ क्या है, दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है। तो अब क्या होता है, जो सूर्य की जो किरणें होती हैं यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, और उत्तरी गोलार्ध में कैसी हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। तो फिर 66.5 डिग्री तक ये पहुंच पाती हैं और फिर नहीं पहुंच पाती। तो इसका मतलब ये है कि जब सूर्य 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरायण रहता है तो यहाँ पर क्या होगी, रात होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाएंगी। फिर 23 सितंबर के बाद जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत है। फिर सूर्य की किरणें यहाँ तक पहुंच पाएंगी, साउथ पोल तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाती है रात। 21 मार्च से लेकर जो 23 सितंबर का टाइम पीरियड होता है कितना होता है, 6 महीने का होता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है, क्योंकि जब 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण रहता है तो उत्तरी ध्रुव पर क्या होता है, दिन निकलता है, यहाँ पर किरणें होती हैं, और जब 6 महीने तक सूर्य दक्षिणायन होता है तो उत्तरी ध्रुव पर क्या हो जाती है, रात हो जाती है। तो इसी कारण क्या होता है, दिन और रात होती है कहाँ पर, ध्रुवों पर। कल भी मैंने क्वेश्चन बताया था कि जो हमारी पृथ्वी पर दिन रात होते हैं तो वो कहाँ कैसे बनते हैं, वो बनते हैं घूर्णन गति के कारण। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि दिन रात की अवधि, दिन रात की अवधि, अवधि का मतलब है कि कब दिन बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा, और कब रात बड़ी होगी। रात, दिन और रात का छोटा या बड़ा होना, दिन रात का छोटा या बड़ा होना ये किस पर निर्भर करता है, ये करता है पृथ्वी की इस परिक्रमण गति के कारण। क्योंकि जब हमारे यहाँ सर्दी आती है तो दिन छोटा होता है, रातें बड़ी होती हैं, क्योंकि यहाँ सूरज देर से निकलता है, सूरज कैसा होता है, दक्षिणायन होता है। और जब सूरज उत्तरायण होता है तो क्या होता है, गर्मी की मौसम आता है तो सूर्य हमें जल्दी दिखाई देता है, इसी कारण दिन बड़े होते हैं और रातें क्या हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो ये थी पृथ्वी की परिक्रमण गति, और कल हमने पढ़ा था पृथ्वी की घूर्णन गति। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आगे वाले क्लास में हम अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे।